स्वागत करती हूँ मैं आपका उड़ान प्रोग्राम में। महिला शक्ति जिंदाबाद। सबसे पहले तो दोस्तों, आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप सबका बहुत अच्छा रहे और आप सब खूब आगे बढ़े। और आज मैं आपको एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ। खास इसलिए कहा मैंने क्योंकि मैम जिस तरीके का बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। मैम का नाम है रिचा मोहन जी, जो कि एक एनजीओ रन करती हैं एम्पावरिंग माइंड्स के नाम से। तो आइए मैम से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उनका सफर कैसा रहा, क्या क्या एफर्ट्स करने पड़े उनको अपने काम को आगे बढ़ाने में। हेलो मैम, हेलो। कैसे हो हैप्पी न्यू आप? ईयर नेहा। हैप्पी बढ़िया न्यू ईयर। बढ़िया। अच्छा। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैम आप। सबसे थैंक यू पहले तो सो मैम मच। आपके काम से ही शुरुआत करेंगे। आप अपने बारे में पहले सबको कुछ बताइए। आपके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। नेहा, मेरी एजुकेशन एक कामल स्कूल से हुई, और उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। और मैं फिर एज अ प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करने लगी विद डिफरेंट एनजीओज। तो मैंने डिसेबिलिटी फील्ड में काम किया और इसी तरीके से क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में फिर काम करना शुरू किया। अ, मैं फिर उसके बाद आई हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि डिफरेंट एनजीओज, ग्रास रूट एनजीओज, मिडिल लेवल एनजीओज एंड देन इंटरनेशनल एनजीओज के साथ काम करना शुरू किया। और उसमें मुझे काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मिले और बहुत बृहत एक्सपीरियंस मिला लोगों के बीच काम करने का। और मेंटल हेल्थ क्षेत्र में मैंने काफी काम किया अक्रॉस डिसेबिलिटी विद जनरल पॉपुलेशन एज सच। उसके बाद फिर अब मैं एक क्रॉनिक डिसऑर्डर के लिए काम करती हूँ जिसका नाम है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और वो मेन एंड वुमेन दोनों में होता है। और उसके वजह से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इंडिया को एक WFH, जो कि हेडक्वार्टर्ड है कनाडा में, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया कहते हैं, उसके साइको सोशल कमिटी की मैं चेयर रही और अभी मेंबर हूँ, जहां पर रिप्रेजेंटेशन 100+ कंट्रीज का होता है। उसकी वजह से ही मैं ट्रेनिंग करती हूँ और लोगों को एजुकेट करती हूँ ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ साइको सोशल वर्क। साथ ही में मैं ऑथर भी हूँ, राइटर भी हूँ, एकेडमिक राइटिंग। सो जर्नल्स में काम करती हूँ, जर्नल्स में पेपर्स भी लिखती हूँ, एंड डिफरेंट मेरे पब्लिकेशंस भी आए हुए हैं, जो कि नेट पे भी और एवरी अदर प्लेसेस इट इज अवेलेबल। सो या उसके बाद मैंने आफ्टर 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मुझे लगा कि कुछ अपना भी करना चाहिए, और उसके लिए मैंने कुछ अपने लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स के साथ बात की, और हम लोग फिर एम्पावरिंग माइंड्स सोसाइटी फॉर हाँ, रिसर्च एजुकेशन के एम्पावरिंग साथ माइंड्स की स्टार्ट किया। शुरुआत आपने कब की है? एम्पावरिंग माइंड्स एनजीओ की शुरुआत आपने कब की? कितना समय हो गया? इसकी शुरुआत हमने 22 अप्रैल 2009 में तो रजिस्टर हुआ ये, लेकिन इसकी शुरुआत हमने 2007 से ही कर दी थी। और जी। काफी हम लोग वर्क कर रहे थे उस समय। एक प्रोजेक्ट था HIV एड्स के ऊपर, और उस रेडियो प्रोग्राम के तहत हम कम्युनिटी से जुड़े हुए थे और जी। काम कर रहे थे उन लोगों के साथ। फिर इसी तरह से धीरे धीरे फिर हमने वहाँ के जिस कम्युनिटी में काम कर रहे थे, वहाँ के बच्चों को हमने देखा कि वो हर समय ही बाहर रहते थे, कहीं स्कूल नहीं जा रहे, तो हमारी टीम ने उनको पढ़ाना शुरू किया। और जी। जब हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो हम लोग जब बाहर आने लगे तो अब सोचा कि इन बच्चों का क्या करें। और जी। चूंकि बच्चे उस रेंज में नहीं थे कि कोई स्कूल उनको लेता, और जी। तो हम लोग ने एक छोटा मोटा स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर की शुरुआत की, और तभी से ही एम्पावरिंग माइंड्स का भी जन्म हुआ। जी। तो मैम आपने जैसे बताया कि आपने पढ़ाई भी साइकोलॉजी के ऊपर की और काफी समय अपनी इस एजुकेशन में बिताया, तो आपने इसीलिए आपने सोचा कि अब थोड़ा सा अपना एम्पावरिंग माइंड्स का थोड़ा सोशल वर्क मुझे खुद से करना चाहिए।
बिल्कुल सही है कि मैंने ये चीज़ मेरे बैक ऑफ माइंड में तो थी कि मुझे कुछ अपना शुरू करना है, लेकिन ठीक है। बेहतर होता है कि आपकी एजुकेशन के साथ आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हो साथ में, तो जी। आप और अच्छे जी, से किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को शुरुआत कर सकते हैं। तो जी, जी। इसीलिए ये सोच के मैंने पहले एक्सपीरियंस लिया और जब मुझे लगा कि मैं इस लायक हो गई हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने से, तो फिर मैंने एम्पावरिंग माइंड्स की स्टार्ट की और उसी तरह से हमारे साथ और कुछ लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स फ्रेंड्स भी आ गए साथ में, जुड़ते जी, गए और जी, काम बढ़ता गया। जी। तो मैम आपने 2006 में अपने इस एम्पावरिंग माइंड की शुरुआत की थी और अब तक तो काफ़ी समय हो गया है, 10-15 साल। जी। हाँ, इतने तो हो गए हैं। तो हुँ, आपको मैम क्या-क्या मतलब आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की जब आप इस दौरान इस काम की शुरुआत की? तो ज़ाहिर-सी बात है जब हम शुरुआत में कुछ नया काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं और सपोर्ट भी मिलता है और कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं भी मिलता है। तो इस बारे में आप बताइए कि आपने कैसे अपनी सामना करके चीज़ों को आगे बढ़ाया? नेहा मैं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि चूँकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मेरे जी, सीनियर्स थे और मेरे मेंटोर्स थे। तो जो जी, मेरे मेंटोर्स थे एक्चुअली दे वर वेरी नाइसली हाइली प्लेस्ड। उन्होंने जी, हमारी ट्रेनिंग कुछ बहुत अच्छी करी। तो ऑफ कोर्स छोटी-मोटी चुनौतियाँ तो होती ही हैं, जो कि जी, आप ओवरकम करते हैं। बट एक कोई बहुत बड़ा चैलेंज कहें या हर्डल हो, वो नहीं था। ऑफ कोर्स रिसोर्स क्रंच था, जो कि जी, ऑफ कोर्स एनजीओ की फील्ड में आप जानते ही हैं कि जी, रिसोर्सेज़ को अवेलेबल कराना और उन्हें बटोरना और फिर उसके बाद उनको आप बेनिफिशियरीज़ को देना, वो एक जी, बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि आपको सब लोग बिलीव नहीं करते हैं कि क्या जी, आप सही जगह पे उन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि आज भी है और सभी एनजीओ के साथ रहता ही है। बट ये जी, है एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, लोग आपके जानने लगते हैं और देखते जी, हैं जब वो खुद आके आपका काम देखते हैं उन जगह पे तो फ़र्क पड़ता है। तो मैं अपनी उस ट्रेनिंग का जो कि मेरे मेंटोर्स ने की और जी। उसको धन्यवाद देते हुए मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी चुनौतियाँ तो नहीं सामने करने को मिली। जो छोटे-छोटे हर्डल्स आते थे वो हो जाते थे जी, जी। ठीक से। जी। तो मैम अब मैं आपसे एक ख़ास सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, हुँ, क्योंकि आप एक संस्था को चलाते हो और इतना समय आपको हो गया है और हमारे जहाँ तक मैं जितने भी एनजीओ रन करते हैं, उनसे बातचीत करती हूँ, तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि जब आप एक संस्था चला रहे हो, आप एक काम बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हो, तो समाज में मतलब समाज से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि मतलब किस तरीके से वो आपको सपोर्ट करे, आपके काम को सपोर्ट करे और उससे आपको कितना मोटिवेशन मिलता है कि अगर सब मिलके आपके काम को एप्रिशिएट करें, बहुत ही बेहतर काम करो। शायद कहीं न कहीं आपको मोटिवेशन मिलता होगा और आपको खुशी मिलती होगी जिस जो काम आप करते हो। तो समाज का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है मैम इन सब चीज़ों के लिए? ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी होता है समाज का और सबसे बड़ा मोटिवेशन हमें उन्हीं से ही मिलता है। जब जी, मुझे एक हमारा पेशेंट आके कहता है कि आपने मेरी लाइफ चेंजिंग मेरी लाइफ चेंज हो गई आपकी जी, काउंसलिंग से या आपका सेशन अटेंड करने से, आपके वर्कशॉप में मैंने पार्टिसिपेट किया। कुछ बहुत 4 साल 5 साल के बाद लोग आके कहते हैं कि आप आपके इंटरैक्शन के द्वारा या आपके इस लेक्चर से मेरी पूरी फैमिली ही चेंज हो गई। सो वो एक इतना बड़ा मोटिवेशन होता है कि आपका सब कुछ आपने पा लिया होता है वहीं पर। यू आर जी, ब्लेस्ड टू हैव दैट। सो दैट इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन। सेम अगर जी, कम्युनिटी में काम करते हैं और आपको पेरेंट्स आके बोलते हैं कि आपकी वजह से और आपकी संस्था की वजह से, आप लोगों की वजह से जितने भी आपके साथ के लोग हैं, उनकी वजह से मेरा बच्चा पढ़ पाया, अदरवाइज़ वो पढ़ नहीं सकता था। मतलब उसको हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे स्कूल भेजना और आज जी, वो अगर ग्रेजुएशन कर रहा है या इंजीनियरिंग में जा रहा है या वो फैमिली मोटिवेट हुई है कि हमें एजुकेशन हमारे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ जी, पर मेरा काम इतना ज़्यादा हम लोग सभी लोग ब्लेस्ड फील करते हैं और जी, फर्दर मोटिवेट होते हैं कि हम और बहुत आगे उस पे काम करते आगे करें। तो समाज से या
सभी से यही है कि जितनी भी एनजीओज वर्क कर रही हैं इस फील्ड में, उनको उनको मोटिवेट करें, उनके साथ रहे और उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स क्वेश्चन करें, क्योंकि हर काम का क्वेश्चन होना चाहिए और जी क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे बढ़ने के लिए। जी तो वो तो है, लेकिन लेग पुलिंग जिस बात को होती है उसको नहीं होना चाहिए। जी जी जरूर। तो मैम आपको आप ये बता दीजिए अभी, क्योंकि हम अपने वीडियो में मैं बताती हूँ कि आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं, अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो अगर आपका फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई पेज हो तो आप उस पेज का नाम बता दीजिए। वो हम बाद में उसको लिंक से शेयर कर देंगे ताकि लोग आपसे अगर जुड़ना चाहें फ्यूचर तो वो आपसे इजीली जुड़ सकते हैं। तो आप फेसबुक पे आपका कोई पेज होगा तो आप उसका नाम और किस तरीके से लोग आपको कांटेक्ट करें वो आप बता दीजिए। जी, हमारी वेबसाइट है वो www.empoweringminds.co.in जी वेबसाइट है, वहाँ पे जी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे जी सोशल मीडिया पेजेस हैं, जो कि हम फेसबुक पे भी हैं, अगेन एम्पावरिंग माइंड सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से वो फेसबुक पेज है, जहाँ पर हमारा काम भी शोकेस होता है और वहाँ से भी आप लिंक कर सकते हैं। EM_empowering_minds करके इंस्टाग्राम का पेज है, वहां पर से लिंक हो सकते हैं। और अगेन ट्विटर पे भी है empower_minds के नाम से, वहां से भी जी हमसे जुड़ सकते हैं। जी सारे फोन नंबर्स और ईमेल्स भी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, तो कोई भी अगर हमें चाहता है कि हमारे साथ जुड़ना चाहता है किसी भी तरीके से, तो वो जुड़ सकता है। और प्लस मैम आपका ये सेंटर कहाँ पे है, कहाँ पे आप लोग। तो जो एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर है वो संजय कॉलोनी में है। संजय कॉलोनी एक अर्बन स्लम है जो कि गाजियाबाद में मोहन नगर के पास पड़ता है, और वहाँ पे हम लोग प्री प्राइमरी से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को शिक्षा देते हैं, और फिर उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उसके साथ हम उनको मेन स्ट्रीम करते हैं गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल्स, कि वो किस लेवल के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम फिर उनका, और उसके बाद हम उनको फॉलो अप करते हैं कि उन्होंने फर्दर अपनी एजुकेशन कहाँ तक परसू की। ये जो जी कम्युनिटी है ये माइग्रेंट कम्युनिटी है, पहले वो विलेज था हुआ करता था, लेकिन अब जब से वो नगर निगम के अंदर, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आ गया, तो इट्स अ माइग्रेंट कम्युनिटी, और जी ज्यादातर माइनॉरिटीज हैं उधर, तो जहां पर उनको शिक्षा देना और भी ज्यादा जरूरत है। तो वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर वहां पे। जी और अदरवाइज हम लोग जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं या किसी भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के साथ काम करते हैं, तो हम दूसरी एनजीओज जो कि पेरेंट एनजीओज हैं, उनके साथ हम लोग पार्टनरशिप में उस वर्क को करते हैं। जी ओके जी। काफी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो मैम। तो आपसे ये सवाल तो जरूर बनता है, आप इतने सालों से इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आप महिला शक्ति को किस तरीके से देखते हो। आपके क्या विचार हैं एक महिला की शक्ति को लेकर। देखिए, आपने जैसे कहा महिला शक्ति, तो शक्ति तो जी महिलाओं के अंदर है ही है, और ये जी बहुत ही हर महिला का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, जी तो मेरा मानना ये है कि हर महिला में वो शक्ति होती है, और ना ही महिला में बल्कि पुरुष, सभी सभी में, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दैट हाँ पावर इन देमसेल्व्स। जी अब जी बस उस पावर को किस तरीके से आगे लाना है, उसको कैसे उठाना है, वो एक सभी महिलाओं को समझ में शायद नहीं आता है। जो जी सशक्तिकरण की बात है या एम्पावरमेंट की बात है, उसको कैसे करना है, वो एक बड़ा चैलेंज लगता हाँ, है। जी चैलेंज लगता जी है। तो जी यही हमारा भी कर्तव्य है कि उस शक्ति को हम जागृत करें, बिकॉज जी ये हमारा बिलीफ है कि एवरी विमेन हैज दैट पावर इन इन हरसेल्फ, कि उसको जी जब वो जागृत कर लेती है तो वो अपने आप के लिए ही नहीं, वरन अपनी पूरे फैमिली के लिए या समाज के लिए भी वो एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता बन जाती है, जिससे कि समाज का, फैमिली का और अपने आप को बढ़ा अपने सके, उत्थान कर सके। जी जी, तो हम जी लोग महिला सशक्तिकरण पे भी काम करते हैं,
और हाँ, मैं काफी इसी सवाल पे मैं आपसे आने वाली थी। मैं तब आपके बारे में पढ़ रही थी तो एक लाइन ऊपर लिखा था वुमेन सपोर्ट। तो मैम वो उसके बारे में कुछ बताइए कि किस प्रकार का सपोर्ट वुमेन्स को मिलता है आपके संस्था में। विमेन सपोर्ट जो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, तो जो बच्चे अच्छा। हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उन्हीं की मदर्स और सिस्टर्स जो कि घर पे बैठी हुई हैं, उनको लेकर उनका सशक्तिकरण हम और उस कम्युनिटी की जितनी भी महिलाएं हैं उनका करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो एजुकेशन उन्होंने छोड़े, बीच में ड्रॉप आउट हो गई हैं, तो उनको जी। एजुकेशन करवाना, उनको फिर से एनरोल करवाना, और उसके बाद उनकी पढ़ाई के लिए देखना कि किस तरह से रिसोर्सेस अवेलेबल कराने हैं, सो दैट वो आगे अपनी एजुकेशन परसू कर सकें। अगर वो नहीं कर पढ़ना चाहती हैं और किसी स्किल में काम करना चाहती हैं, स्किल को डेवलप करना चाहती हैं, तो हमारे उस अच्छा, सेंटर मतलब पे भी। जी, बच्चों के साथ साथ मतलब आप उनके जो पेरेंट्स, जो भी गार्जियन वुमेन्स या कोई लड़की, उनको आप हेल्प करते हैं इस चीज के लिए। जी, जी। और फिर उनको उनका ब्यूटी कल्चर, स्टिचिंग, कंप्यूटर स्किल्स, इन सब के बारे में स्किल प्रोग्राम है जो कि उसमें आती हैं। फिर हम एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए काम करते हैं, जहां पर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और जी। सैनिटेशन के ऊपर भी वर्क करते हैं, सो दैट उसको उनको जागरूक करें कि किस तरीके से अपने को स्वच्छ रखें, और जी। सो दैट हेल्दी रहें आगे। जी। इस तरह का की जागरूकता कार्यक्रम हम उनके साथ करते क्या बात है मैम, आप तो बहुत ही बहुत, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। हैं। बहुत अच्छा थैंक काम यू, कर रहे थैंक हैं। यू। क्योंकि ये जो आपने बताया कि ये जो आप कि हम उनको हाइजीन मेंटेन के बारे में बताते हैं जब उस दौरान कोई लड़की या महिला उस टाइम से गुजरती है, तो ये हर कोई इतना नहीं बता पाता। आपने बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल दिया। जो भी लोग इसको सुनेंगे, स्पेशली वुमेन्स, जो भी महिला इसको सुनेगी और देखेगी आगे इन फ्यूचर, तो वो जरूर इस बात से आपसे जुड़ना चाहेगी कि आपके यहाँ इस तरीके का भी पॉजिटिव वे में काम हो रहा है। क्या बात है। तो मैम, आप इतना काम करते हो तो आपके पास लिखने का समय कब होता है? आपने बताया जी, तो जी। आपको तो समय कब मिलता है? हाँ, वो भी, क्योंकि वो भी पार्ट एंड पार्सल है अपने काम का। तो एकेडमिक वर्क जिस तरह के है कि बिकॉज आप सर्वेस करते हैं, आप स्टडीज करते हैं कि किस तरह की जी। बेसलाइन सर्वेस करते हैं, क्योंकि तभी आपको समझ में आता है कि वहाँ की नीड क्या है। जी। अगर आप नीड असेसमेंट नहीं करेंगे, तो आप जी। बस आप फिर बेकार है रिसोर्सेज उधर लगाने की। पता चला उस जगह पर उस कम्युनिटी को, उस समाज को जरूरत ही नहीं थी और आप वहां पहुंच गए। तो इस तरह की बेस लाइन एंड लाइन सर्वेस करना भी हमारा काम है, जो कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी करते हैं और अपने आप के लिए भी करते हैं। फिर जो हमने बताया कि ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए जी। जिसके लिए काम करते हैं, वहां पर हम मेंटल हेल्थ के ऊपर या साइको सोशल सपोर्ट के ऊपर क्या स्किल्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं, और किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अगेन अगर देखें तो बहुत मेंटल हेल्थ फील्ड एज सच बहुत जानकारी लोगों को नहीं है। और अभी अगर देखें हमें कि किस तरह से इस पैंडेमिक ने पूरा जी। मेंटल हेल्थ फील्ड को ही ओपन करके रख दिया है, कि कितनी वहां पर स्ट्रेस और एंजाइटी थी और लोगों को नहीं पता कि उनको कैसे हम दूर करें अपने आप से। तो इस तरह इन चीजों पे लिखना बहुत जरूरी है, सो दैट लोग समझें और उसमें उससे कुछ स्किल्स डेवलप करें अपने ऊपर, और फिर उन सारी प्रॉब्लम से बाहर आए। जी। तो मैम, वो जैसे कि पार्ट अभी एंड आपने पार्सल है। कहा, जी जी जी, मैम जैसे कि अभी आपने कहा कि आप मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काफी काम कर रहे हो, तो मैम मेरे जी, दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाँ, मेंटल हेल्थ के आप ऊपर काम कर रहे हो, तो मैम आजकल लोगों का जो जिंदगी को जीने का नजरिया है, जिस तरीके से वो लाइफ को देख लेते हैं, जरा सी प्रॉब्लम आए तो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बहुत से एग्जांपल्स देख लिए मैम मैंने कि बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, एकदम से उनके हुँ, लिए हर चीज खत्म सी लगती है। तो इस हुँ, बारे में मैं आप आपका क्या विचार है कि क्यों ऐसा है? क्योंकि पहले के लोग मैं देखती थी काफी उनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता था और वो उनका समझाने का तरीका इतना अच्छा होता था कि सामने वाला अपने आप ही मोटिवेट हो जाता है। लेकिन आजकल के जो हालात हैं, हम और
दिल इतने कमजोर हो गए हैं लोगों के कि जरा सी प्रॉब्लम में ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे हो गया, और इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं देखती हूँ कि जो विल पावर होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है। मैम, आप इस बात से सहमत हो? बिल्कुल सहमत हूँ। बिकॉज आज की दुनिया में रैट रेस है, हर चीज सबको चाहिए, बहुत कम समय में बहुत कुछ चाहिए, और जी मेहनत जी। नहीं कर रहा है। और मेहनत अगर नहीं। उसमें, हाँ, और थोड़ा सा हम्म, फेलियर अगर उन्होंने देख लिया तो उससे वो बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं। जबकि जी पहले ऐसा नहीं था। अगर आप फेल हुए हैं किसी चीज में तो वो एक आपकी लर्निंग है, तो आपको जी उसको पॉजिटिव वे में लेना है। दूसरा जी। ये भी है कि हम, आज की सोसाइटी जो इतनी चेंज हो चुकी है, हम हर जी चीज में क्वेश्चन करते हैं, अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते लेकिन दूसरों को क्वेश्चन करते हैं। जी, तो सही कहा। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैल रही है, जिसके कारण ये स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। सबको जी चाहिए, हर चीज चाहिए, छोटे समय में चाहिए, और मेहनत अगर कम से कम हो सके उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जी। उसी तरह से अगर हम देखें, और ये हमारी फैमिली से ही स्टार्ट होता है। स्टार्ट छोटा होता है, सही। बच्चा है, उसके ऊपर सब कुछ आप दे दो। हाँ, उसको आप डांस क्लास में भी डाल दो, उसको म्यूजिक में भी डाल दो, उसको कंप्यूटर स्किल्स भी करा दो, उसको, अरे, प्री नर्सरी में भी उसको, और उसको क्लास में नंबर बनाना चाहिए। हर पेरेंट्स को बिल्कुल। चाहिए कि उसका बच्चा 98 या 100% आए उसका। और चाहे आप अपने आप को भी तो देखो कि आप क्या टाइप छोटे को थे तो उस तरह टाइप को का फेल ही निकल लेकर जाए, आए। टाइप को निचोड़ दिया जाए, लेकिन चाहिए हाँ, 100%। बस, तो 100% चाहिए। तो ये जो सोच है, इस तरह की जो सोचें डेवलप हो रही हैं, वो ही गलत। बहुत गलत है, और वही स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप में, अपने बच्चों में पैदा कर रही है, जो आगे बढ़ के फिर यूथ और और जो बड़े होके वो इनको प्रॉब्लम होती ही होती है। जी, बिल्कुल सही उदाहरण दिया मैम आपने। इतनी भाग-दौड़ हम खुद के साथ भी करने लगे हैं और अपने बच्चों के साथ भी करने लगे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि शुरुआत तो एक परिवार से होती है। परिवार में हम जैसा करेंगे, आगे बच्चा वही सीखेगा, और समाज में हम जिस तरीके से रहेंगे, वही उनको मैसेज जाता है। जी, जी, जी। मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपकी एनर्जी देख के, आपके काम के बारे में सुन के जी, बहुत-बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान हनुमानगढ़ में, एसकेडी श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय। जब भी आपके पास समय हो, अपना समय हमें थोड़ा-सा दीजिएगा, बच्चों में उत्साह बढ़ाइएगा, और हम ज़रूर आपके विचारों को सुनना पसंद ज़रूर, करेंगे। जी। अब ज़रूर, ज़रूर। जाते-जाते मैं, आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हो, जो भी आपके मन में कोई विचार आ रहा हो, कुछ कहना चाहते हो आप, किसी भी बारे में, तो आप एक मैसेज देना चाहते हो तो दे सकते हो। देखिए, जनरली कहते हैं कि लिव लेट लिव, लेकिन मेरा कहना है कि लिव एंड हेल्प लिव। तो आप खुद जीते रहिए ओके। और दूसरों को हेल्प और मदद करिए और सपोर्ट जी, करिए कि वो भी जिए। तो जी, जी। एक हमारा यही मैसेज होगा। दूसरा ये है कि अगर हम थोड़ा सा लोगों को अपने और इमोशनली दूसरों को समझने की कोशिश करें, सो जी, दैट इससे कम्युनिकेशन बढ़ेगा, एम्पैथाइज होंगे, हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और एक जी, ट्रस्ट बिल्ट अप कर सकेंगे। तो अगर हम इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे। तो जो जी, कि पहले, सिंस आप यूनिवर्सिटी से हैं, तो मेरा कहना यही होगा कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जी, एस्पेक्ट ये है कि जी, वो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट पे ध्यान देती हैं। तो जी, अब जी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ साथ उनको इमोशनल क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे इमोशनली चार्ज बच्चों को हम ट्रेन करें, यूथ को उस इमोशनल क्वेश्चन उनका बढ़ाएं, सो दैट वो आगे प्रोग्रेस कर सके हेल्दी। जी, जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ये साल आपका बहुत अच्छा रहे, मैं यही दुआ करती हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलेगा, आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी मैम। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू फॉर थैंक यू। हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम। गुड नाइट। जी दोस्तों, तो अभी आपने देखा
बहुत अच्छा लगा रिचा मोहन जी से बात करके, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। एनजीओ तो काफ़ी लोग रन करते हैं और सुना है मैंने आजकल तो तमाम एनजीओज़ ओपन हो रहे हैं, लेकिन मैम एनजीओ रन करती है, उसमें इतने सारे बच्चों को हेल्प करती है, प्लस उनके घर में जितनी भी महिलाएँ, जितनी भी गर्ल्स हैं, वुमेन सपोर्ट करती हैं। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले बुधवार फिर एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत।